आपके लिए खास हीरा भाई आई बुक में आपका स्वागत है। इस मंच पर हम आपके लिए हमेशा नई, आनंददायक और प्रेरणादायक आई बुक्स लेकर के आते हैं। तो चलो, बिना समय गंवाएं शुरू करते हैं आपकी कहानी, अमेरिकन सिविल वॉर 1861 टू 1865 कॉन्फ्लिक्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों, बने रहो और सब्सक्राइब करो। तो पहले अध्याय में जानते हैं अमेरिकी गृहयुद्ध का परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों, अमेरिकी गृहयुद्ध 1861 से 1865 संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और विनाशकारी घटनाओं में से एक था। यह युद्ध केवल दो क्षेत्रों, उत्तर और दक्षिण के बीच सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह अमेरिका के भविष्य, लोकतंत्र के स्वरूप, राज्यों के अधिकारों और विशेष रूप से दास प्रथा के प्रश्न पर लड़ा गया एक गहरा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संघर्ष था। 4 वर्षों तक चले इस युद्ध ने अमेरिका की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक अधिक एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक संयुक्त राज्य अमेरिका तेजी से विस्तार कर रहा था। 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अमेरिका ने पश्चिम की ओर अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया। नए नए राज्य संघ में शामिल हो रहे थे और देश की जनसंख्या तथा अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इस विस्तार के साथ एक गंभीर प्रश्न भी सामने आया, नए राज्यों में दास प्रथा को अनुमति दी जाएगी या नहीं। यही प्रश्न धीरे धीरे उत्तर और दक्षिण के बीच गहरे विवाद का कारण बना। अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी भागों में जीवन और आर्थिक व्यवस्था काफी अलग थी। उत्तरी राज्यों में उद्योग, व्यापार और छोटे किसानों की अर्थव्यवस्था अधिक विकसित थी। वहां कारखाने, रेलवे, व्यापारिक केंद्र और शहरी क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे थे। उत्तर में मजदूरी आधारित श्रम व्यवस्था सामान्य थी और कई लोग दास प्रथा के विरोधी थे। हालांकि उत्तर के सभी लोग दास प्रथा के पूर्ण विरोधी नहीं थे, लेकिन वहां इसे आर्थिक और नैतिक रूप से चुनौती देने वाले आंदोलनों का विकास हो रहा था। इसके विपरीत दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। विशेष रूप से कपास की खेती दक्षिण की आर्थिक शक्ति का आधार थी। बड़े बड़े खेतों या बागानों में कपास, तंबाकू और अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता था। इन बागानों के मालिक बड़ी संख्या में अफ्रीकी मूल के दासों पर निर्भर थे। दासों से बिना स्वतंत्रता और अधिकारों के कठोर श्रम कराया जाता था। दक्षिण के अनेक नेता मानते थे कि दास प्रथा उनकी आर्थिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है और राज्यों को अपने कानून स्वयं तय करने का अधिकार होना चाहिए। दास प्रथा अमेरिका में एक पुरानी समस्या थी। 17वीं शताब्दी से अफ्रीका से लोगों को जबरन अमेरिका लाया गया और उन्हें गुलाम बनाकर बेचा गया। पीढ़ियों तक लाखों अफ्रीकी मूल के लोग स्वतंत्रता से वंचित रहे। उन्हें संपत्ति की तरह खरीदा और बेचा जाता था। उनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे और उनका जीवन अक्सर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में गुजरता था। समय के साथ कई धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समूहों ने दास प्रथा को समाप्त करने की मांग शुरू की। 19वीं शताब्दी के मध्य में दास प्रथा का मुद्दा अमेरिकी राजनीति का सबसे बड़ा विवाद बन गया। जब भी कोई नया क्षेत्र या राज्य अमेरिका में शामिल होता, तो यह प्रश्न उठता कि वहां दास प्रथा होगी या नहीं। इस कारण उत्तर और दक्षिण के बीच राजनीतिक संतुलन बनाए रखना कठिन होता गया। दोनों पक्ष चाहते थे कि राष्ट्रीय सरकार उनकी नीतियों का समर्थन करे। 1840 और 1850 के दशक में अमेरिका का पश्चिमी विस्तार तेज हुआ। मैक्सिको अमेरिका युद्ध 1846 से 1848 के बाद अमेरिका को विशाल नए क्षेत्र मिले। इन क्षेत्रों में दास प्रथा के विस्तार का प्रश्न और अधिक गंभीर हो गया। कुछ लोग चाहते थे कि नए क्षेत्रों में दास प्रथा प्रतिबंधित हो, जबकि दक्षिणी नेता चाहते थे कि वहां दास रखने का अधिकार बना रहे। राजनीतिक तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। 1854 में बने कैंसस नेब्रास्का अधिनियम ने नए क्षेत्रों में दास प्रथा के प्रश्न को स्थानीय मतदान से तय करने की अनुमति दी। इसके कारण कैंसस क्षेत्र में हिंसक संघर्ष हुआ, जिसे ब्लीडिंग कैंसस के नाम से जाना गया। यह घटना दिखाती थी कि दास प्रथा का विवाद अब केवल बहस तक सीमित नहीं था, बल्कि हिंसा का रूप ले चुका था। इसी समय एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ, रिपब्लिकन पार्टी। इस पार्टी के कई सदस्य नए क्षेत्रों में दास प्रथा के विस्तार का विरोध करते थे। इसी दल से अब्राहम लिंकन एक प्रमुख नेता के रूप में सामने आए। लिंकन व्यक्तिगत रूप से दास प्रथा के विस्तार के विरोधी थे और उनका मानना था कि देश को एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए
जहां स्वतंत्र श्रम को महत्व मिले। 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। उनकी जीत को दक्षिणी राज्यों के कई नेताओं ने अपने हितों के लिए खतरा माना। उन्हें डर था कि नई सरकार दास प्रथा को समाप्त करने की दिशा में कदम उठा सकती है। हालांकि लिंकन के शुरुआती विचार तुरंत पूरे देश में दास प्रथा समाप्त करने के नहीं थे, लेकिन दक्षिण के नेताओं ने इसे अपने अधिकारों के विरुद्ध माना। राष्ट्रपति चुनाव के बाद दक्षिणी राज्यों ने संघ से अलग होने का निर्णय लेना शुरू किया। दक्षिण कैरोलिना सबसे पहला राज्य था जिसने दिसंबर 1860 में अलगाव की घोषणा की। इसके बाद कई अन्य दक्षिणी राज्यों ने भी अलग होकर कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संघीय राज्य अमेरिका का निर्माण किया। उन्होंने जेफरसन डेविस को अपना राष्ट्रपति चुना। अमेरिका अब दो भागों में बंट चुका था। एक ओर उत्तरी राज्य थे जो संघ यूनियन को बनाए रखना चाहते थे। दूसरी ओर दक्षिणी राज्य थे जो अपनी स्वतंत्र सरकार बनाकर अलग राष्ट्र के रूप में रहना चाहते थे। दोनों पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि अंततः 1861 में युद्ध शुरू हो गया। अमेरिकी गृह युद्ध की पृष्ठभूमि कई दशकों में तैयार हुई थी। यह केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि आर्थिक हितों, सामाजिक विचारों और मानव स्वतंत्रता के प्रश्नों का टकराव था। दास प्रथा इस संघर्ष का केंद्रीय मुद्दा थी, लेकिन इसके साथ राज्यों के अधिकार, संघीय सरकार की शक्ति और अमेरिका के भविष्य का स्वरूप भी जुड़ा हुआ था। 1861 में शुरू हुआ यह युद्ध आने वाले 4 वर्षों में अमेरिकी इतिहास की दिशा बदलने वाला था। इसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया, देश को भारी नुकसान पहुंचाया और अंत में अमेरिका को एक नए युग में प्रवेश कराया। अमेरिकी गृह युद्ध को समझने के लिए इसकी इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है, क्योंकि यही वे कारण थे जिन्होंने एक राष्ट्र को सबसे बड़े आंतरिक संघर्ष की ओर धकेला। अब दूसरे अध्याय में जानते हैं दास प्रथा और संघर्ष की जड़ें कहां थीं। तो अमेरिकी गृह युद्ध के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक दास प्रथा थी। यह समस्या केवल श्रम व्यवस्था का विषय नहीं थी, बल्कि यह मानव अधिकारों, आर्थिक हितों, राजनीतिक शक्ति और समाज के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न बन चुकी थी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक अमेरिका में दास प्रथा को लेकर उत्तर और दक्षिण के बीच गहरा मतभेद पैदा हो चुका था। यही मतभेद धीरे धीरे एक बड़े राष्ट्रीय संकट में बदल गया। अमेरिका में दास प्रथा की शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई थी। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने अफ्रीका से लोगों को जबरन अमेरिका लाना शुरू किया। इन लोगों को गुलाम बनाकर खेतों, घरों और अन्य कठिन कार्यों में लगाया जाता था। समय के साथ दासों की संख्या बढ़ती गई और दक्षिणी क्षेत्रों में कृषि व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। दासों को कानूनी रूप से स्वतंत्र व्यक्ति नहीं माना जाता था, बल्कि उन्हें मालिकों की संपत्ति समझा जाता था। दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था दास श्रम पर बहुत अधिक निर्भर हो गई थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कपास की मांग तेजी से बढ़ी। कपास उत्पादन के विस्तार के कारण दक्षिण में बड़े बड़े बागानों का विकास हुआ। इन बागानों में हजारों दास काम करते थे। कपास की खेती कठिन श्रम मांगती थी, इसलिए बागान मालिकों को बड़ी संख्या में सस्ते और नियंत्रित श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। दक्षिण के कई धनी लोग दास प्रथा को अपनी आर्थिक समृद्धि का आधार मानते थे। दूसरी ओर उत्तरी राज्यों में परिस्थितियां अलग थीं। वहां उद्योग, व्यापार और छोटे किसानों की संख्या अधिक थी। औद्योगिक विकास के कारण उत्तर में कारखानों और मजदूरी आधारित श्रम व्यवस्था का विस्तार हो रहा था। कई उत्तरी नागरिकों और धार्मिक समूहों ने दास प्रथा को नैतिक रूप से गलत बताया। उनका मानना था कि किसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य की संपत्ति बनाना स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। हालांकि उत्तर और दक्षिण का विभाजन पूरी तरह केवल भौगोलिक नहीं था। उत्तर में भी कुछ लोग दास प्रथा के समर्थक थे और दक्षिण में भी कुछ लोग इसके विरोधी थे। लेकिन राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर दोनों क्षेत्रों के विचारों में बड़ा अंतर था। दक्षिण चाहता था कि नए क्षेत्रों में भी दास प्रथा को फैलाने की अनुमति मिले, जबकि उत्तर के कई नेता इसका विरोध करते थे। दास प्रथा के विरोध में धीरे धीरे एक आंदोलन विकसित हुआ जिसे उन्मूलनवादी आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन के समर्थक दास प्रथा को समाप्त करने की मांग करते थे। वे समाचार पत्रों, भाषणों और पुस्तकों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। उनका तर्क था कि स्वतंत्रता और मानव समानता के सिद्धांतों को केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उन्मूलनवादी आंदोलन में कई प्रमुख व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखकों, धार्मिक नेताओं
और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दासों की स्थिति को सामने लाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि दासों को शिक्षा, संपत्ति, मतदान और परिवार की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता था। इन प्रयासों से उत्तरी राज्यों में दास प्रथा के प्रति विरोध की भावना मजबूत हुई। दास प्रथा का समर्थन करने वाले दक्षिणी नेता अलग तर्क देते थे। उनका कहना था कि राज्यों को अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता होनी चाहिए और संघीय सरकार को राज्यों की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वे यह भी दावा करते थे कि दक्षिण की कृषि अर्थव्यवस्था दास श्रम के बिना कमजोर हो जाएगी। इस कारण वे दास प्रथा को बनाए रखने के लिए राजनीतिक संघर्ष करने लगे। नए राज्यों और क्षेत्रों में दास प्रथा का विस्तार सबसे बड़ा विवाद बन गया। जब भी अमेरिका में कोई नया क्षेत्र शामिल होता तो यह प्रश्न उठता कि वहां दास प्रथा लागू होगी या नहीं। इससे कांग्रेस में उत्तर और दक्षिण के प्रतिनिधियों के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। दोनों पक्ष चाहते थे कि संघीय सरकार में उनका प्रभाव अधिक रहे। 1820 का मिसौरी समझौता इस विवाद को कुछ समय के लिए शांत करने का प्रयास था। इसके अनुसार मिसौरी को दास राज्य के रूप में और मेन को स्वतंत्र राज्य के रूप में संघ में शामिल किया गया। साथ ही कुछ क्षेत्रों में दास प्रथा की सीमा तय की गई, लेकिन यह समझौता स्थायी समाधान साबित नहीं हुआ। दास प्रथा का मूल प्रश्न अभी भी बना रहा। 1850 का समझौता भी इसी समस्या को हल करने का प्रयास था। इसमें नए क्षेत्रों के संबंध में कुछ निर्णय लिए गए और एक कठोर भगोड़े दास कानून को लागू किया गया, जिसके अनुसार भागे हुए दासों को पकड़कर वापस मालिकों को सौंपा जा सकता था। इस कानून का उत्तर में कई लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे दास प्रथा को बढ़ावा मिलेगा। 1850 के दशक में तनाव और अधिक बढ़ गया। 1854 के कैंसस नेब्रास्का अधिनियम ने यह व्यवस्था की कि नए क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्वयं तय करेंगे कि वहां दास प्रथा होगी या नहीं। इसके परिणाम स्वरूप कैंसस क्षेत्र में हिंसक संघर्ष हुआ। समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष वहां जाकर बसने लगे और राजनीतिक संघर्ष ने हिंसा का रूप ले लिया। दास प्रथा पर बहस केवल राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि साहित्य और समाज में भी इसका प्रभाव दिखाई दिया। कई पुस्तकों और लेखों ने दासों की कठिन परिस्थितियों को लोगों के सामने रखा। इससे राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण बन गया कि अमेरिका वास्तव में स्वतंत्रता और समानता के अपने आदर्शों पर कितना खरा उतर रहा है। दास प्रथा ने अमेरिकी समाज में गहरी विभाजन रेखा पैदा कर दी थी। उत्तर और दक्षिण के बीच आर्थिक हितों का अंतर, राजनीतिक मतभेद और नैतिक दृष्टिकोण का संघर्ष लगातार बढ़ता गया। समय के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है। अंततः दास प्रथा का प्रश्न अमेरिकी गृह युद्ध की मुख्य पृष्ठभूमि बना। यह संघर्ष केवल राज्यों के बीच सत्ता का विवाद नहीं था, बल्कि यह तय करने का संघर्ष था कि अमेरिका किस प्रकार का राष्ट्र बनेगा। क्या वह स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को अपनाएगा या दास श्रम पर आधारित व्यवस्था को बनाए रखेगा? यही प्रश्न आने वाले वर्षों में पूरे देश के भविष्य का निर्धारण करने वाला था। अब तीसरे अध्याय में जानते हैं राजनीतिक संकट और अलगाव की शुरुआत। तो अमेरिका में दास प्रथा को लेकर बढ़ता विवाद धीरे धीरे एक गंभीर राजनीतिक संकट में बदल गया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यह स्पष्ट हो गया था कि उत्तर और दक्षिण के बीच केवल आर्थिक अंतर नहीं था, बल्कि दोनों क्षेत्रों के राजनीतिक विचार भी अलग हो चुके थे। नए क्षेत्रों में दास प्रथा का विस्तार, राज्यों के अधिकार और संघीय सरकार की शक्ति जैसे मुद्दों ने पूरे देश को विभाजित कर दिया। यही राजनीतिक तनाव आगे चलकर राज्यों के अलगाव और युद्ध का कारण बना। अमेरिका के संविधान में राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन समय के साथ यह प्रश्न उठने लगा कि यदि किसी राज्य का कानून और संघीय सरकार की नीति एक दूसरे से अलग हों, तो किसकी शक्ति अधिक होगी? दक्षिणी राज्यों के नेताओं का मानना था कि राज्यों को अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। वे संघीय सरकार द्वारा दास प्रथा पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप मानते थे। दूसरी ओर उत्तरी राज्यों में कई लोग मानते थे कि संघीय सरकार को राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी चाहिए। उनका विचार था कि नए क्षेत्रों में दास प्रथा के विस्तार को रोका जाना चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि पश्चिम की ओर बढ़ते अमेरिका में दास प्रथा एक स्थायी व्यवस्था बन जाए। इस मतभेद ने अमेरिकी राजनीति को दो बड़े विचारधारात्मक समूहों में बांट दिया।
1840 और 1850 के दशक में पश्चिम की ओर अमेरिकी विस्तार ने इस विवाद को और अधिक गंभीर बना दिया। मैक्सिको अमेरिका युद्ध के बाद अमेरिका को कैलिफोर्निया, टेक्सास और अन्य पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण मिला। इन नए क्षेत्रों में दास प्रथा लागू होगी या नहीं, ये प्रश्न राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य विषय बन गया। प्रत्येक नया क्षेत्र उत्तर और दक्षिण के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता था। 1849 में कैलिफोर्निया ने संघ में स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल होने का आवेदन किया। इससे दक्षिणी नेताओं को चिंता हुई, क्योंकि इससे कांग्रेस में स्वतंत्र राज्यों की संख्या बढ़ सकती थी। इस समस्या को हल करने के लिए 1850 का समझौता किया गया। इसके अंतर्गत कैलिफोर्निया को स्वतंत्र राज्य बनाया गया, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए अलग नियम बनाए गए। हालांकि यह समझौता कुछ समय के लिए तनाव कम करने में सफल रहा, लेकिन मूल समस्या का समाधान नहीं कर सका। 1854 में कैंसस नेब्रास्का अधिनियम ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इस कानून के अनुसार कैंसस और नेब्रास्का क्षेत्रों के लोग स्वयं निर्णय कर सकते थे कि वहां दास प्रथा स्वीकार की जाएगी या नहीं। इस नीति को लोकप्रिय संप्रभुता कहा गया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कैनसस में दास प्रथा समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हो गया। इस घटना ने दिखा दिया कि राजनीतिक विवाद अब सीधे संघर्ष में बदल रहा था। इसी समय अमेरिका की राजनीति में एक नए दल का उदय हुआ, रिपब्लिकन पार्टी। इस पार्टी की स्थापना 1850 के दशक में हुई और इसका मुख्य उद्देश्य नए क्षेत्रों में दास प्रथा के विस्तार का विरोध करना था। पार्टी के कई नेता मानते थे कि दास प्रथा को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए और स्वतंत्र श्रम व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। इस दौर में अब्राहम लिंकन राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। वे इलिनॉय राज्य से आने वाले एक वकील और राजनेता थे। लिंकन का मानना था कि देश हमेशा आधा स्वतंत्र और आधा गुलाम रहकर स्थिर नहीं रह सकता। हालांकि वे तत्काल पूरे देश में दास प्रथा समाप्त करने की मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन वे इसके विस्तार के स्पष्ट विरोधी थे। 1857 में सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय ने विवाद को और बढ़ा दिया। इस निर्णय में दास व्यक्ति को नागरिक अधिकारों से वंचित माना गया और कांग्रेस की दास प्रथा को सीमित करने की शक्ति पर प्रश्न उठाया गया। उत्तर के कई लोगों ने इस निर्णय का विरोध किया, जबकि दक्षिण के नेताओं ने इसका समर्थन किया। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच अविश्वास और गहरा हो गया। 1858 में लिंकन और स्टीफन डगलस के बीच हुई राजनीतिक बहसें पूरे देश में प्रसिद्ध हुईं। इन बहसों में मुख्य विषय दास प्रथा और उसका विस्तार था। लिंकन ने तर्क दिया कि राष्ट्र की एकता तभी बनी रह सकती है जब दास प्रथा के विस्तार को रोका जाए। हालांकि वे उस समय चुनाव नहीं जीते, लेकिन उनकी राष्ट्रीय पहचान बहुत मजबूत हो गई। 1859 में जॉन ब्राउन नामक एक उग्र दास विरोधी कार्यकर्ता ने वर्जीनिया के हार्पर्स फेरी में हथियारों के भंडार पर कब्जा करने का प्रयास किया। उसका उद्देश्य दासों को विद्रोह के लिए प्रेरित करना था। यह प्रयास असफल रहा और जॉन ब्राउन को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। दक्षिणी राज्यों में इस घटना को अपने जीवन और व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखा गया, जबकि कुछ उत्तरी लोगों ने उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला व्यक्ति माना। 1860 का राष्ट्रपति चुनाव अमेरिकी इतिहास का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। रिपब्लिकन पार्टी ने अब्राहम लिंकन को अपना उम्मीदवार बनाया। उनके चुनाव अभियान का मुख्य मुद्दा नए क्षेत्रों में दास प्रथा के विस्तार का विरोध था। जब लिंकन चुनाव जीत गए तो दक्षिणी राज्यों के नेताओं ने इसे अपने हितों के लिए गंभीर खतरा माना। लिंकन की जीत के बाद दक्षिण कैरोलिना ने दिसंबर 1860 में संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। इसके बाद मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुइसियाना और टेक्सास जैसे कई अन्य दक्षिणी राज्यों ने भी अलगाव का मार्ग अपनाया। फरवरी 1861 में इन राज्यों ने मिलकर कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका नामक नया संगठन बनाया। उन्होंने जेफरसन डेविस को अपना राष्ट्रपति चुना। अब अमेरिका दो राजनीतिक शक्तियों में विभाजित हो चुका था। उत्तरी राज्य संघ को बनाए रखना चाहते थे, जबकि दक्षिणी राज्य एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे। राष्ट्रपति लिंकन का मानना था कि किसी राज्य को अपनी इच्छा से संघ छोड़ने का अधिकार नहीं है। उन्होंने देश की एकता बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। राजनीतिक समझौते के कई प्रयास किए गए, लेकिन दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी इतनी बढ़ चुकी थी कि समाधान संभव नहीं हो पाया। दास प्रथा, राज्यों के अधिकार और राष्ट्रीय एकता के प्रश्नों ने अमेरिका को ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया जहां संघर्ष लगभग निश्चित हो चुका था।
1861 की शुरुआत तक स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। अलग हुए दक्षिणी राज्यों और संघीय सरकार के बीच सैन्य टकराव की संभावना बढ़ गई। कुछ ही समय बाद यह तनाव खुले युद्ध में बदलने वाला था। अमेरिका का सबसे बड़ा आंतरिक संघर्ष अब शुरू होने के करीब था। अब चौथे अध्याय में जानते हैं युद्ध का आरंभ 1861। तो 1861 का वर्ष अमेरिकी इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। कई दशकों से चल रहे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तनाव अब खुले संघर्ष में बदलने लगे थे। उत्तर और दक्षिण के बीच मतभेद इतने गहरे हो चुके थे कि समझौते की सभी संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई थीं। दक्षिणी राज्यों के अलग होने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि संघीय सरकार इन राज्यों को वापस कैसे जोड़ेगी और क्या देश बिना युद्ध के अपनी एकता बनाए रख पाएगा। अब्राहम लिंकन ने मार्च 1861 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य देश की एकता बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि अलग हुए राज्यों के साथ संघर्ष उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन वे संघीय संपत्ति और कानून की रक्षा करेंगे। लिंकन ने दक्षिणी राज्यों को आश्वासन देने का प्रयास किया कि उनकी सरकार तुरंत उन राज्यों में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए बल प्रयोग नहीं करेगी, लेकिन वे संघ को टूटने भी नहीं देंगे। अलग हुए दक्षिणी राज्यों ने अपनी नई सरकार का निर्माण कर लिया था। उन्होंने स्वयं को कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा और जेफरसन डेविस को राष्ट्रपति बनाया। दक्षिणी नेताओं का मानना था कि वे एक स्वतंत्र राष्ट्र बना चुके हैं और उन्हें अपनी सेना तथा प्रशासन चलाने का अधिकार है। दूसरी ओर संघीय सरकार का विचार था कि कोई भी राज्य एक तरफा रूप से अमेरिका से अलग नहीं हो सकता। इस समय सबसे महत्वपूर्ण सैन्य स्थानों में से एक दक्षिण कैरोलिना का फोर्ट समटर था। यह एक संघीय किला था जो चार्ल्सटन बंदरगाह के बीच स्थित था। दक्षिण कैरोलिना के अलग होने के बाद यह किला दक्षिणी क्षेत्र से घिर गया था। वहां मौजूद संघीय सैनिकों को आपूर्ति पहुंचाना कठिन हो गया था। राष्ट्रपति लिंकन के सामने चुनौती थी कि वह किले की रक्षा करें या वहां से सैनिकों को वापस बुला लें। लिंकन ने घोषणा की कि वह केवल भोजन और आवश्यक सामान भेजने के लिए एक जहाज भेजेंगे, न कि हथियारों के साथ हमला करने के लिए। लेकिन दक्षिणी नेताओं ने इसे संघीय सरकार द्वारा अपने अधिकार को चुनौती देने के रूप में देखा। उन्होंने फोर्ट समटर को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय किया। 12 अप्रैल 1861 को दक्षिणी सेना ने फोर्ट समटर पर गोलाबारी शुरू कर दी। लगभग 34 घंटे तक चले हमले के बाद संघीय सैनिकों ने 13 अप्रैल को आत्मसमर्पण कर दिया। 14 अप्रैल को उन्होंने किला छोड़ दिया। यह घटना अमेरिकी गृह युद्ध की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। फोर्ट समटर का संघर्ष छोटा था, लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा हुआ। इसने पूरे देश को युद्ध की स्थिति में ला दिया। फोर्ट समटर के बाद राष्ट्रपति लिंकन ने सेना बढ़ाने के लिए आह्वान किया। उन्होंने हजारों स्वयंसेवकों को संघ की रक्षा के लिए बुलाया। इसके जवाब में कई अन्य दक्षिणी राज्यों ने भी संघ छोड़ने का निर्णय लिया। वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, टेनेसी और अरकानसस जैसे राज्य कॉन्फेडरेट पक्ष में शामिल हो गए। इस प्रकार संघर्ष और व्यापक हो गया। युद्ध शुरू होते ही अमेरिका दो मुख्य भागों में बंट गया। उत्तरी राज्यों को यूनियन कहा गया, जो संघीय सरकार और राष्ट्रपति लिंकन के समर्थन में थे। दक्षिणी राज्यों को कॉन्फेडरेसी कहा गया, जो अलग राष्ट्र बनाने के लिए लड़ रहे थे। दोनों पक्षों के अपने अपने उद्देश्य, संसाधन और सैन्य रणनीतियां थीं। यूनियन के पास कई महत्वपूर्ण लाभ थे। उत्तर में अधिक जनसंख्या थी, अधिक औद्योगिक क्षमता थी और रेलवे नेटवर्क अधिक विकसित था। उसके पास हथियार, गोला बारूद और सैन्य सामग्री बनाने की अधिक क्षमता थी। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना का बड़ा हिस्सा भी संघ के नियंत्रण में था। हालांकि उत्तर को एक बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करने और दक्षिण को वापस संघ में लाने की कठिन चुनौती का सामना करना था। दक्षिणी राज्यों के पास भी कुछ महत्वपूर्ण फायदे थे। वे अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे थे और उन्हें स्थानीय भूगोल की अच्छी जानकारी थी। दक्षिण के कई सैन्य अधिकारी अनुभवी थे और वहां के सैनिकों में अपने क्षेत्र की रक्षा करने की मजबूत भावना थी। उनका उद्देश्य उत्तर पर विजय प्राप्त करके अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना था। युद्ध के शुरुआती महीनों में दोनों पक्षों को उम्मीद थी कि संघर्ष जल्दी समाप्त हो जाएगा। कई लोगों को लगता था कि कुछ बड़ी लड़ाइयों के बाद निर्णय हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता अलग थी। यह युद्ध लंबा और अत्यंत विनाशकारी साबित होने वाला था।
1861 में पहली बड़ी लड़ाई वर्जीनिया में हुई, जिसे बुल रन या मैनासस का पहला युद्ध कहा जाता है। दोनों पक्षों की सेनाएं वॉशिंगटन डीसी के पास आमने सामने आईं। संघीय सेना को उम्मीद थी कि वह जल्दी जीत हासिल कर लेगी, लेकिन दक्षिणी सेना ने उसे पराजित कर दिया। इस हार ने उत्तर को समझा दिया कि यह संघर्ष आसान नहीं होगा और लंबे युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। युद्ध के आरंभ में दोनों पक्षों ने अपनी सेनाओं का संगठन शुरू किया। दक्षिण ने रॉबर्ट ई ली जैसे अनुभवी सैन्य नेताओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी। उत्तर में भी कई सेनापतियों को नियुक्त किया गया, लेकिन शुरुआती वर्षों में उन्हें प्रभावी नेतृत्व की समस्या का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति लिंकन के लिए युद्ध केवल सैन्य चुनौती नहीं था, बल्कि राजनीतिक चुनौती भी था। उन्हें देश की जनता का समर्थन बनाए रखना था और यह सुनिश्चित करना था कि संघ कमजोर न पड़े। उन्होंने धीरे धीरे युद्ध को केवल संघ की रक्षा से आगे बढ़ाकर एक बड़े उद्देश्य से जोड़ना शुरू किया। 1861 के अंत तक यह स्पष्ट हो गया कि संघर्ष छोटा नहीं होगा। दोनों पक्षों ने बड़ी सेनाएं तैयार करनी शुरू कर दी थीं। सैनिकों की संख्या बढ़ रही थी और युद्ध का विस्तार कई क्षेत्रों में होने लगा था। अमेरिका अब अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर में प्रवेश कर चुका था। युद्ध का आरंभ फोर्ट समटर की घटना से हुआ, लेकिन इसके पीछे वर्षों से जमा हुए मतभेद थे। यह संघर्ष केवल दो सेनाओं के बीच लड़ाई नहीं था, बल्कि यह अमेरिकी राष्ट्र की पहचान और भविष्य को तय करने वाला संघर्ष था। आने वाले वर्षों में यह युद्ध देश की राजनीति, समाज और मानव स्वतंत्रता की दिशा को पूरी तरह बदलने वाला था। अब 5वें अध्याय में जानते हैं युद्ध के शुरुआती वर्ष 1861 से 1862। तो अमेरिकी गृह युद्ध के शुरुआती वर्ष दोनों पक्षों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। 1861 में युद्ध शुरू होने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह संघर्ष कुछ महीनों में समाप्त होने वाला नहीं है। उत्तर और दक्षिण दोनों ने अपनी सेनाओं का विस्तार किया, नए सैनिकों की भर्ती की और दीर्घकालिक युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। 1861 और 1862 के दौरान कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गईं, जिन्होंने युद्ध की दिशा और रणनीति को आकार दिया। इन शुरुआती वर्षों में दोनों पक्षों को जीत और हार का सामना करना पड़ा, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट होने लगा कि यह युद्ध पहले की अपेक्षा कहीं अधिक लंबा और विनाशकारी होगा। युद्ध की शुरुआत में अधिकांश सैनिक पेशेवर सैनिक नहीं थे। वे किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक और अन्य सामान्य नागरिक थे, जिन्होंने अपने अपने पक्ष के लिए हथियार उठाए। दोनों सरकारों ने स्वयंसेवकों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रारंभिक उत्साह बहुत अधिक था। हजारों युवाओं को विश्वास था कि वे जल्दी विजय प्राप्त करके घर लौट आएंगे, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्हें युद्ध की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। उत्तर की सरकार ने बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती शुरू की। उसकी जनसंख्या दक्षिण की तुलना में काफी अधिक थी, इसीलिए उसके पास मानव संसाधनों का बड़ा आधार था। साथ ही उत्तर के पास कारखाने, रेल मार्ग और आर्थिक संसाधन भी अधिक थे। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और उनके सहयोगियों ने समझ लिया था कि यदि युद्ध लंबा चला तो औद्योगिक क्षमता एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। दूसरी ओर दक्षिणी राज्यों ने भी तेजी से अपनी सेना का विस्तार किया। हालांकि उनकी जनसंख्या कम थी, लेकिन सैनिकों में उत्साह और आत्मविश्वास अधिक था। दक्षिण के लोग इसे अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई मानते थे। उन्हें विश्वास था कि वे अपने क्षेत्र की रक्षा करने में सफल होंगे। इसके अलावा दक्षिण के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी पहले अमेरिकी सेना में सेवा कर चुके थे और उनके पास युद्ध का अनुभव था। युद्ध की पहली बड़ी लड़ाई जुलाई 1861 में वर्जीनिया में हुई। इसे बुल रन का पहला युद्ध या मैनासस का पहला युद्ध कहा जाता है। उत्तर की सेना को उम्मीद थी कि वह दक्षिणी सेना को आसानी से हरा देगी। वॉशिंगटन से कई नागरिक भी युद्ध देखने के लिए आए थे, मानो यह कोई छोटा सैन्य अभियान हो। लेकिन लड़ाई के दौरान दक्षिणी सैनिकों ने कड़ा प्रतिरोध किया और अंततः उत्तर की सेना को पीछे हटना पड़ा। बुल रन की हार ने उत्तर को झकझोर दिया। इस लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि दक्षिणी सेना कमजोर नहीं है और युद्ध शीघ्र समाप्त नहीं होगा। दूसरी ओर दक्षिण में इस जीत से उत्साह बढ़ गया। लोगों को विश्वास होने लगा कि वे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं। 1861 के अंत तक दोनों पक्षों ने अपनी रणनीतियों को अधिक व्यवस्थित बनाना शुरू किया। उत्तर ने दक्षिण की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इस नीति का उद्देश्य दक्षिणी बंदरगाहों को बंद करना था, ताकि कपास का निर्यात और हथियारों का आयात रुक जाए। यह रणनीति तुरंत सफल नहीं हुई,
लेकिन समय के साथ इसने दक्षिण की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया। 1862 में युद्ध और अधिक व्यापक हो गया। अब लड़ाइयां केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थीं, बल्कि कई राज्यों में फैल गई थीं। इस वर्ष पश्चिमी मोर्चे पर उत्तर को कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं मिली। यूनियन सेना के एक उभरते हुए सेनापति यूलिसिस एस ग्रांट ने टेनेसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अभियान चलाए। उन्होंने फोर्ट हेनरी और फोर्ट डोनाल्डसन पर कब्जा कर लिया। इन जीतों ने उत्तर को रणनीतिक लाभ दिया और ग्रांट राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। फरवरी 1862 में फोर्ट डोनाल्डसन की जीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। बड़ी संख्या में दक्षिणी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह युद्ध के शुरुआती वर्षों में उत्तर की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक थी। इससे यूनियन सेना का मनोबल बढ़ा और जनता का विश्वास मजबूत हुआ। अप्रैल 1862 में शिलोह का युद्ध लड़ा गया, जो उस समय तक का सबसे रक्त-रंजित युद्ध था। यह लड़ाई टेनेसी में हुई और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पहले दिन दक्षिणी सेना ने अचानक हमला करके बढ़त बना ली, लेकिन दूसरे दिन यूनियन सेना ने जवाबी हमला किया और अंततः जीत हासिल की। शिलोह के युद्ध ने लोगों को यह एहसास कराया कि गृह युद्ध अत्यंत विनाशकारी होने वाला है। हजारों सैनिक मारे गए या घायल हुए। पूर्वी मोर्चे पर स्थिति अधिक जटिल थी। वर्जीनिया में दोनों पक्षों की बड़ी सेनाएं आमने सामने थीं। दक्षिण की सेना का नेतृत्व धीरे धीरे रॉबर्ट ई ली के हाथों में आने लगा। ली एक प्रतिभाशाली सैन्य रणनीतिकार थे और उन्होंने दक्षिणी सेना को नई ऊर्जा प्रदान की। उनके नेतृत्व में दक्षिण ने कई बार संख्या में बड़ी यूनियन सेना को चुनौती दी। 1862 के मध्य में पेनिनसुला अभियान शुरू हुआ। यूनियन सेना ने रिचमंड, जो दक्षिण की राजधानी थी, पर कब्जा करने का प्रयास किया। शुरुआत में ऐसा लगा कि उत्तर सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन रॉबर्ट ई ली ने आक्रामक रणनीति अपनाई और कई लड़ाइयों में यूनियन सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इन लड़ाइयों को सामूहिक रूप से 7 डेज बैटल्स कहा जाता है। ली की सफलताओं ने दक्षिण का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने यह दिखाया कि सीमित संसाधनों के बावजूद दक्षिणी सेना प्रभावी ढंग से लड़ सकती है। वहीं उत्तर में कुछ लोगों ने सेना के नेतृत्व पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। राष्ट्रपति लिंकन लगातार ऐसे सेनापतियों की तलाश में थे जो निर्णायक जीत दिला सकें। 1862 के अगस्त महीने में बुल रन का दूसरा युद्ध हुआ। इस बार भी दक्षिणी सेना ने जीत हासिल की। यह उत्तर के लिए एक और बड़ा झटका था। हालांकि दक्षिण की जीतें प्रभावशाली थीं, लेकिन उन्हें भी भारी हानि उठानी पड़ रही थी और उनके संसाधन धीरे धीरे कम हो रहे थे। सितंबर 1862 में एंटीटम का युद्ध हुआ, जो अमेरिकी इतिहास का सबसे रक्त रंजित एक दिवसीय युद्ध माना जाता है। इस लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। यद्यपि परिणाम पूरी तरह निर्णायक नहीं था, लेकिन दक्षिणी सेना को पीछे हटना पड़ा। उत्तर ने इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सफलता के रूप में प्रस्तुत किया। एंटीटम के बाद राष्ट्रपति लिंकन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने घोषणा की कि यदि विद्रोही राज्य संघ में वापस नहीं लौटते, तो उनके क्षेत्रों में दासों को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। यह निर्णय युद्ध को केवल संघ की रक्षा के संघर्ष से आगे ले जाकर स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के संघर्ष में बदलने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। 1862 के अंत तक युद्ध की प्रकृति बदल चुकी थी। दोनों पक्ष समझ चुके थे कि विजय आसानी से नहीं मिलने वाली। लाखों लोग सीधे या परोक्ष रूप से युद्ध से प्रभावित हो रहे थे। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर इसके प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। युद्ध के शुरुआती वर्षों ने यह तय कर दिया कि संघर्ष लंबा और कठिन होगा। उत्तर ने अपनी औद्योगिक शक्ति और जनसंख्या का लाभ उठाना शुरू कर दिया था, जबकि दक्षिण अपने अनुभवी नेतृत्व और सैनिकों के साहस के बल पर लड़ रहा था। 1861 और 1862 की लड़ाइयों ने आने वाले निर्णायक वर्षों की नींव रख दी। अब युद्ध एक ऐसे चरण में प्रवेश करने वाला था जहां केवल सैन्य विजय ही नहीं, बल्कि दास प्रथा और राष्ट्र के भविष्य का प्रश्न भी केंद्र में आने वाला था। अब छठे अध्याय में जानते हैं लिंकन, मुक्ति घोषणा और युद्ध का नया उद्देश्य। तो दोस्तों, अमेरिकी गृह युद्ध के शुरुआती चरण में उत्तर का मुख्य उद्देश्य देश की एकता बनाए रखना था। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का मानना था कि अलग हुए राज्यों को फिर से संघ में शामिल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, यह स्पष्ट होने लगा कि केवल राजनीतिक एकता का प्रश्न इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। दास प्रथा का मुद्दा युद्ध के केंद्र में आ गया और धीरे धीरे यह संघर्ष
मानव स्वतंत्रता तथा समानता की लड़ाई के रूप में बदलने लगा। अब्राहम लिंकन स्वयं दास प्रथा के नैतिक विरोधी थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ा। 1861 में युद्ध शुरू होने के समय उनका मुख्य लक्ष्य संघ को बचाना था। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने तुरंत दास प्रथा समाप्त करने की घोषणा कर दी तो कुछ सीमावर्ती राज्य जो अभी भी संघ के साथ थे दक्षिण की ओर जा सकते थे। इसलिए शुरुआत में लिंकन ने सावधानी से कदम उठाए, लेकिन युद्ध की परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था और सैन्य व्यवस्था दास श्रम पर आधारित थी। दास खेतों में काम करते थे, सेना के लिए सामान तैयार करते थे और दक्षिणी अर्थव्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसलिए उत्तर के कई नेताओं ने समझना शुरू किया कि दास प्रथा को कमजोर किए बिना दक्षिण की युद्ध क्षमता को समाप्त करना कठिन होगा। 1862 तक राष्ट्रपति लिंकन और उनके सलाहकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दास प्रथा के विरुद्ध कदम उठाना आवश्यक हो गया है। उन्होंने इसे केवल नैतिक मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि युद्ध की रणनीति के रूप में भी देखा। यदि दक्षिणी राज्यों के दासों को स्वतंत्रता का अवसर दिया जाता, तो इससे दक्षिण की श्रम व्यवस्था और सैन्य शक्ति प्रभावित हो सकती थी। 22 सितंबर 1862 को लिंकन ने प्रारंभिक मुक्ति घोषणा जारी की। इसमें कहा गया कि यदि विद्रोही राज्य संघ में वापस नहीं आते, तो 1 जनवरी 1863 से उन राज्यों में रहने वाले दासों को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। यह घोषणा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और ऐतिहासिक कदम थी। 1 जनवरी 1863 को अंतिम मुक्ति घोषणा लागू हुई। इसके अनुसार कॉन्फेडरेट राज्यों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में दासों को स्वतंत्र घोषित किया गया। हालांकि यह घोषणा उन सीमावर्ती दास राज्यों पर तुरंत लागू नहीं हुई जो संघ के साथ बने रहे। इसके बावजूद इसका प्रभाव बहुत व्यापक था। इसने अमेरिकी गृह युद्ध के उद्देश्य को बदल दिया और इसे स्वतंत्रता के संघर्ष से जोड़ दिया। मुक्ति घोषणा का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि अब युद्ध केवल संघ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि दास प्रथा को समाप्त करने के लिए भी लड़ा जा रहा था। इससे उत्तर की नैतिक स्थिति मजबूत हुई। दुनिया के कई देशों में भी इस घोषणा का प्रभाव पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण के समर्थन की संभावना कम हो गई। मुक्ति घोषणा के बाद अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों की भूमिका युद्ध में बढ़ गई। हजारों अश्वेत पुरुषों ने यूनियन सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। शुरुआत में अमेरिकी सेना में अश्वेत सैनिकों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था और उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। फिर भी उन्होंने बड़ी संख्या में सेना में सेवा दी और संघ की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 1,80,000 से अधिक अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों ने यूनियन सेना और नौसेना में सेवा दी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया। उनकी भागीदारी ने यह साबित किया कि वे केवल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि राष्ट्र की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सैनिक भी थे। युद्ध के दौरान अश्वेत सैनिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अक्सर कम वेतन मिलता था और कई बार उन्हें कठिन तथा खतरनाक कार्यों में लगाया जाता था। फिर भी उनके साहस और योगदान ने अमेरिकी समाज में उनके अधिकारों के लिए आगे के संघर्ष की नींव रखी। मुक्ति घोषणा का दक्षिण पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। दक्षिणी नेताओं ने इसे अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के लिए बड़ा खतरा माना। उन्हें डर था कि यदि दास स्वतंत्र हो गए तो उनकी कृषि व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। दूसरी ओर उत्तर के लिए यह घोषणा युद्ध को एक स्पष्ट उद्देश्य प्रदान करने लगी। लिंकन के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। उन्हें राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोग मानते थे कि सरकार को दास प्रथा के प्रश्न में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कुछ लोग युद्ध के बढ़ते खर्च और नुकसान से परेशान थे। लेकिन लिंकन का विश्वास था कि देश की स्थायी शांति के लिए दास प्रथा की समस्या का समाधान आवश्यक है। 1863 और उसके बाद मुक्ति घोषणा ने यूनियन सेना के मनोबल को भी प्रभावित किया। अब कई सैनिकों को लगने लगा कि वे केवल राजनीतिक एकता के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े नैतिक उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। इससे युद्ध के प्रति उत्तर की प्रतिबद्धता मजबूत हुई। लिंकन ने अपने प्रसिद्ध भाषणों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के महत्व पर जोर दिया। 1863 में गेटिसबर्ग के युद्ध के बाद दिए गए उनके भाषण ने इस विचार को और मजबूत किया कि अमेरिका का भविष्य समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। हालांकि मुक्ति घोषणा ने सभी समस्याओं को तुरंत समाप्त नहीं किया। दास प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए संविधान में बदलाव आवश्यक था। इसके लिए बाद में 13वां संशोधन लाया गया,
जिसने पूरे अमेरिका में दास प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया। लिंकन और उनकी सरकार के लिए मुक्ति घोषणा एक ऐतिहासिक परिवर्तन था। इसने युद्ध के उद्देश्य को बदल दिया और अमेरिकी इतिहास में स्वतंत्रता के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। अब संघर्ष केवल उत्तर और दक्षिण के बीच सत्ता का विवाद नहीं रहा, बल्कि यह इस प्रश्न से जुड़ गया कि एक राष्ट्र अपने मूल सिद्धांतों, स्वतंत्रता और समानता को किस प्रकार लागू करेगा। इस प्रकार मुक्ति घोषणा अमेरिकी गृहयुद्ध की दिशा बदलने वाली घटना बनी। इसने लाखों दासों के लिए स्वतंत्रता की आशा पैदा की, अश्वेत सैनिकों को राष्ट्र की रक्षा में भाग लेने का अवसर दिया और अमेरिका के भविष्य को एक नए मार्ग पर आगे बढ़ाया। राष्ट्रपति लिंकन का यह निर्णय युद्ध के इतिहास में ही नहीं, बल्कि मानव स्वतंत्रता के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब 7वें अध्याय में जानते हैं 1863 का निर्णायक मोड़। तो 1863 का वर्ष अमेरिकी गृह युद्ध के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में से एक माना जाता है। इस वर्ष युद्ध ने एक निर्णायक मोड़ लिया और धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि संघर्ष का परिणाम किस दिशा में जा सकता है। 1863 में दो प्रमुख घटनाएं हुईं, गेटिसबर्ग का युद्ध और विक्सबर्ग अभियान। इन दोनों घटनाओं ने यूनियन सेना को महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ दिया और दक्षिणी राज्यों की स्थिति को कमजोर कर दिया। इसी वर्ष मुक्ति घोषणा के प्रभाव और अश्वेत सैनिकों की भागीदारी ने भी युद्ध के स्वरूप को बदल दिया। 1863 की शुरुआत तक युद्ध को लगभग 2 वर्ष हो चुके थे। दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उत्तर के पास अधिक जनसंख्या, उद्योग और संसाधन थे, लेकिन उसे दक्षिण के विशाल क्षेत्र को जीतकर वापस संघ में शामिल करना कठिन लग रहा था। दूसरी ओर दक्षिणी सेना ने कई बार अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया था और वह अब भी मजबूत प्रतिरोध कर रही थी। दक्षिणी सेना के प्रमुख सेनापति रॉबर्ट इयन ली ने 1863 में एक बार फिर आक्रामक रणनीति अपनाने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य केवल अपने क्षेत्र की रक्षा करना नहीं था, बल्कि उत्तर के क्षेत्र में प्रवेश करके ऐसी जीत हासिल करना था जिससे उत्तरी जनता का मनोबल टूट जाए और सरकार पर शांति समझौते का दबाव बढ़े। जून 1863 में दक्षिणी सेना ने उत्तरी क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू किया। लगभग 75,000 सैनिकों की सेना के साथ ली ने पेंसिल्वेनिया की ओर अभियान शुरू किया। उत्तर में चिंता फैल गई, क्योंकि दक्षिणी सेना पहली बार इतने बड़े स्तर पर उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी। यूनियन सेना ने उसका सामना करने के लिए अपनी सेना को संगठित किया। 1 जुलाई 1863 को पेंसिल्वेनिया के गेटिसबर्ग नामक स्थान पर दोनों सेनाओं का सामना हुआ। यह युद्ध 3 दिनों तक चला और अमेरिकी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में शामिल हो गया। पहले दिन दक्षिणी सेना ने कुछ सफलता प्राप्त की, लेकिन यूनियन सेना ने मजबूत स्थिति बना ली। दूसरे दिन दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। यूनियन सेना ने पहाड़ियों और ऊंचे क्षेत्रों पर अपनी मजबूत स्थिति बनाई थी। दक्षिणी सेना ने कई हमले किए, लेकिन वह निर्णायक सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। तीसरे दिन रॉबर्ट ई ली ने यूनियन केंद्र पर बड़ा हमला करने का निर्णय लिया, जिसे पिकेट्स चार्ज के नाम से जाना जाता है। पिकेट्स चार्ज दक्षिणी सेना का एक साहसी लेकिन असफल प्रयास था। हजारों सैनिक खुले मैदान में आगे बढ़े, लेकिन यूनियन सेना की मजबूत रक्षा के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस असफल हमले के बाद ली को पीछे हटना पड़ा। गेटिसबर्ग का युद्ध दक्षिण के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। गेटिसबर्ग में यूनियन की जीत का महत्व बहुत अधिक था। इसने दक्षिणी सेना के उत्तर में बड़े आक्रमण को रोक दिया और यह साबित किया कि कॉन्फेडरेट सेना को हराया जा सकता है। हालांकि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन यह लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। गेटिसबर्ग के साथ साथ पश्चिमी मोर्चे पर विक्सबर्ग अभियान भी चल रहा था। मिसिसिपी नदी अमेरिकी भूगोल और युद्ध रणनीति में बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि यूनियन सेना मिसिसिपी नदी पर नियंत्रण प्राप्त कर लेती, तो दक्षिणी राज्यों के बीच संपर्क कमजोर हो जाता और कॉन्फेडरेसी 2 भागों में विभाजित हो सकती थी। यूनियन सेनापति यूलिसिस एस ग्रांट ने विक्सबर्ग पर कब्जा करने के लिए एक लंबा अभियान चलाया। विक्सबर्ग मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित एक मजबूत दक्षिणी किला था। कई प्रयासों के बाद ग्रांट ने शहर को घेर लिया। लगभग 6 सप्ताह की घेराबंदी के बाद 4 जुलाई 1863 को विक्सबर्ग की दक्षिणी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। विक्सबर्ग की जीत यूनियन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे मिसिसिपी नदी का लगभग पूरा नियंत्रण उत्तर के हाथों में आ गया। दक्षिणी राज्यों के बीच संपर्क टूट गया और कॉन्फेडरेसी की सैन्य और आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी।
गेटिसबर्ग और विक्सबर्ग की जीत एक ही समय में मिलने से उत्तर का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। 1863 में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अश्वेत सैनिकों की बड़ी संख्या में भागीदारी। मुक्ति घोषणा के बाद हजारों अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष यूनियन सेना में शामिल हुए। उनकी भागीदारी ने युद्ध को और व्यापक बना दिया। वे केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और देश के भविष्य के लिए भी लड़ रहे थे। हालांकि अश्वेत सैनिकों को अभी भी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्हें कई बार अलग इकाइयों में रखा जाता था और उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था। फिर भी उन्होंने साहस और अनुशासन का प्रदर्शन किया। उनकी सेवा ने अमेरिकी समाज में समान अधिकारों की मांग को मजबूत किया। 1863 में राष्ट्रपति लिंकन ने गेटिसबर्ग के बाद एक प्रसिद्ध भाषण दिया। यह भाषण छोटा था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। उन्होंने अमेरिका को स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि देश का संघर्ष इस बात के लिए है कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता भविष्य में भी जीवित रहें। युद्ध के इस चरण में दक्षिण की कठिनाइयां बढ़ने लगी थीं। उसके पास सैनिकों, हथियारों और आर्थिक संसाधनों की कमी होने लगी थी। समुद्री नाकाबंदी के कारण विदेशी व्यापार प्रभावित हुआ और दक्षिणी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता गया। दूसरी ओर उत्तर अपनी औद्योगिक शक्ति और बढ़ते सैन्य संसाधनों के कारण मजबूत होता जा रहा था। फिर भी 1863 के अंत तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। दक्षिणी सेना अभी भी कई क्षेत्रों में मजबूत थी और संघर्ष जारी रखने की क्षमता रखती थी, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से स्थिति बदल चुकी थी। अब पहल धीरे धीरे यूनियन के हाथों में आ रही थी। 1863 का वर्ष अमेरिकी गृह युद्ध का निर्णायक मोड़ इसलिए माना जाता है क्योंकि इस वर्ष उत्तर ने ऐसी सफलताएं प्राप्त की जिन्होंने युद्ध की दिशा बदल दी। गेटिसबर्ग ने दक्षिण के बड़े आक्रमण को रोक दिया, विक्सबर्ग ने दक्षिण को विभाजित कर दिया और मुक्ति घोषणा ने युद्ध को स्वतंत्रता के उद्देश्य से जोड़ दिया। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाले वर्षों में यूनियन की शक्ति बढ़ती जाएगी और कॉन्फेडरेसी के लिए संघर्ष कठिन होता जाएगा। 1863 के बाद युद्ध अपने अंतिम और सबसे कठोर चरण में प्रवेश करने वाला था। अब 8वें अध्याय में जानते हैं अंतिम संघर्ष और संघ की विजय। 1864 से 1865। तो 1864 और 1865 के वर्ष अमेरिकी गृह युद्ध के अंतिम और सबसे निर्णायक चरण थे। 1863 की महत्वपूर्ण जीतों के बाद यूनियन सेना की स्थिति मजबूत हो चुकी थी, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। दक्षिणी राज्यों की सेना अब भी संघर्ष कर रही थी और उसके सेनापति रॉबर्ट ई ली के नेतृत्व में वह कई मोर्चों पर प्रतिरोध कर रही थी। इस अंतिम चरण में यूनियन ने अपनी सैन्य शक्ति, आर्थिक क्षमता और बेहतर रणनीति का उपयोग करते हुए धीरे धीरे कॉन्फेडरेसी को कमजोर कर दिया। 1864 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यूलिसिस एस ग्रांट को यूनियन सेना का प्रमुख कमांडर नियुक्त किया। ग्रांट पहले ही पश्चिमी मोर्चे पर कई महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त कर चुके थे। लिंकन को ऐसे सेनापति की आवश्यकता थी जो दक्षिणी सेना पर लगातार दबाव बनाए रख सके और युद्ध को निर्णायक परिणाम तक पहुंचा सके। ग्रांट की रणनीति रॉबर्ट ई ली की सेना को लगातार लड़ाई में उलझाकर उसकी सैन्य क्षमता को समाप्त करना थी। ग्रांट ने पूर्वी मोर्चे पर वर्जीनिया में अभियान शुरू किया। इसे ओवरलैंड अभियान कहा जाता है। इसमें वाइल्डरनेस, स्पॉटसिल्वेनिया और कोल्ड हार्बर जैसी कई भयंकर लड़ाइयां हुईं। इन लड़ाइयों में यूनियन सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ग्रांट पीछे नहीं हटे। उनका उद्देश्य केवल एक लड़ाई जीतना नहीं था, बल्कि दक्षिणी सेना को लगातार कमजोर करना था। रॉबर्ट ई ली एक कुशल सैन्य नेता थे और उन्होंने कई बार संख्या में बड़ी यूनियन सेना को चुनौती दी, लेकिन 1864 तक दक्षिण की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। सैनिकों की कमी, आर्थिक संकट और संसाधनों की कमी के कारण कॉन्फेडरेट सेना पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 1864 में पश्चिमी मोर्चे पर भी यूनियन सेना ने महत्वपूर्ण अभियान चलाए। जनरल विलियम टेकमसेह शर्मन ने जॉर्जिया में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। उनका उद्देश्य दक्षिण की युद्ध क्षमता को कमजोर करना था। शर्मन का मानना था कि केवल सेनाओं को हराना पर्याप्त नहीं है, दक्षिण की आर्थिक और औद्योगिक क्षमता को भी समाप्त करना आवश्यक है। शर्मन की सेना ने अटलांटा शहर की ओर बढ़ना शुरू किया। अटलांटा दक्षिण का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और रेल केंद्र था। सितंबर 1864 में यूनियन सेना ने
अटलांटा पर कब्जा कर लिया। यह जीत उत्तर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे राष्ट्रपति लिंकन की राजनीतिक स्थिति भी मजबूत हुई, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे। अटलांटा पर कब्जे के बाद शर्मन ने प्रसिद्ध मार्च टू द सी अभियान शुरू किया। उनकी सेना जॉर्जिया से होते हुए समुद्र तट की ओर बढ़ी और रास्ते में कई सैन्य तथा आर्थिक संसाधनों को नष्ट किया। इस अभियान का उद्देश्य दक्षिण को यह दिखाना था कि युद्ध जारी रखने की उसकी क्षमता समाप्त हो रही है। शर्मन के अभियान ने दक्षिणी जनता और सरकार पर गहरा प्रभाव डाला। दक्षिण के कई क्षेत्रों में आर्थिक संकट बढ़ गया। रेल मार्ग, गोदाम और सैन्य आपूर्ति के केंद्र नष्ट हो गए। हालांकि इस अभियान की आलोचना भी हुई, क्योंकि इससे नागरिक क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन सैन्य दृष्टि से इसका उद्देश्य दक्षिण की युद्ध क्षमता को कमजोर करना था। 1864 के राष्ट्रपति चुनाव में अब्राहम लिंकन को दोबारा जीत मिली। युद्ध के दौरान चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन लिंकन की जीत ने दिखाया कि जनता अभी भी संघ की नीति और युद्ध जारी रखने के पक्ष में थी। उनकी सरकार अब युद्ध को अंतिम विजय तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध थी। 1865 की शुरुआत तक कॉन्फेडरेसी की स्थिति अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। दक्षिण की राजधानी रिचमंड पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। सैनिकों की संख्या कम हो रही थी और आपूर्ति की समस्याएं गंभीर हो चुकी थीं। रॉबर्ट ई ली समझ चुके थे कि लंबे समय तक युद्ध जारी रखना कठिन होगा। अप्रैल 1865 में यूनियन सेना ने रिचमंड पर कब्जा कर लिया। ये कॉन्फेडरेसी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि रिचमंड उसकी राजनीतिक और सैन्य शक्ति का केंद्र था। ली ने अपनी सेना को बचाने का प्रयास किया, लेकिन यूनियन सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। 9 अप्रैल 1865 को वर्जीनिया के एपोमैटॉक्स कोर्ट हाउस में रॉबर्ट आई ली ने यूलिसिस एस ग्रांट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह घटना अमेरिकी गृहयुद्ध के वास्तविक अंत का प्रतीक बनी। ग्रांट ने आत्मसमर्पण करने वाले दक्षिणी सैनिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उन्हें अपने घर लौटने की अनुमति दी। ली के आत्मसमर्पण के बाद भी कुछ छोटे सैन्य संघर्ष जारी रहे, लेकिन कॉन्फेडरेसी की हार निश्चित हो चुकी थी। धीरे धीरे अन्य दक्षिणी सेनाओं ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। 4 वर्षों से चल रहा विनाशकारी युद्ध समाप्ति की ओर पहुंच गया। युद्ध की समाप्ति के बाद सबसे बड़ा प्रश्न था कि देश का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। लाखों सैनिक अपने घर लौट रहे थे। दक्षिण की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी और दास प्रथा के अंत के बाद समाज में बड़े बदलाव की आवश्यकता थी। राष्ट्रपति लिंकन एक ऐसी नीति चाहते थे जिसमें दक्षिणी राज्यों को फिर से संघ में शामिल किया जा सके और देश को एकजुट किया जा सके। लेकिन युद्ध समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका को एक और बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। 14 अप्रैल 1865 को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया। लिंकन युद्ध के दौरान संघ की रक्षा, दास प्रथा के अंत और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन चुके थे। 1864 से 1865 का अंतिम संघर्ष अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस समय यूनियन ने अपनी आर्थिक शक्ति, सैन्य संगठन और रणनीतिक नेतृत्व के बल पर विजय प्राप्त की। दक्षिणी राज्यों की हार केवल एक सैन्य पराजय नहीं थी, बल्कि यह उस व्यवस्था का अंत था जो दास श्रम पर आधारित थी। गृह युद्ध के अंत ने अमेरिका को एक नए युग में प्रवेश कराया। संघ सुरक्षित रहा, दास प्रथा समाप्त होने की दिशा मजबूत हुई और देश के सामने पुनर्निर्माण की चुनौती आई। हालांकि युद्ध ने भारी विनाश और लाखों लोगों की पीड़ा छोड़ी, लेकिन इसने अमेरिकी लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचार को एक नई दिशा भी प्रदान की। अब 9वें अध्याय में जानते हैं युद्ध का अंत और अब्राहम लिंकन की हत्या। तो अमेरिकी गृह युद्ध के अंतिम दिनों में अमेरिका एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। 4 वर्षों तक चले संघर्ष ने देश को भारी नुकसान पहुंचाया था। लाखों सैनिक मारे गए या घायल हुए, दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो चुकी थी और पूरा राष्ट्र थक चुका था। लेकिन इसी कठिन समय में अमेरिका ने एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। युद्ध का अंत केवल सैन्य विजय नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, दास प्रथा के अंत और एक नए सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत का प्रतीक था। 1865 की शुरुआत तक कॉन्फेडरेसी की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। दक्षिणी राज्यों के पास सैनिकों की कमी थी, हथियार और भोजन की आपूर्ति कठिन हो गई थी और आर्थिक व्यवस्था लगभग टूट चुकी थी। दूसरी ओर यूनियन सेना लगातार मजबूत होती जा रही थी। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और उनके सैन्य नेतृत्व को विश्वास था
कि अब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। रॉबर्ट ई ली के नेतृत्व वाली उत्तरी वर्जीनिया सेना अभी भी दक्षिण की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति थी। ली एक कुशल सेनापति थे और उन्होंने कई वर्षों तक यूनियन सेना को कठिन चुनौती दी थी। लेकिन 1865 तक परिस्थितियां बदल चुकी थीं। उनकी सेना लगातार पीछे हट रही थी और यूनियन सेना का दबाव बढ़ता जा रहा था। यूलिसिस एस ग्रांट ने ली की सेना को घेरने के लिए लगातार अभियान जारी रखा। उनका उद्देश्य दक्षिणी सेना को पूरी तरह समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना था। मार्च 1865 में यूनियन सेना ने पीटर्सबर्ग और रिचमंड के क्षेत्र में निर्णायक बढ़त हासिल की। रिचमंड, जो कॉन्फेडरेसी की राजधानी थी, अब सुरक्षित नहीं रह गया था। 2 अप्रैल 1865 को दक्षिणी सरकार ने रिचमंड खाली कर दिया। कॉन्फेडरेट नेताओं और अधिकारियों ने शहर छोड़ दिया। इसके बाद यूनियन सेना ने रिचमंड में प्रवेश किया। यह घटना दक्षिणी राज्यों के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका थी, क्योंकि उनकी राजधानी का पतन उनकी हार का स्पष्ट संकेत था। रॉबर्ट ई ली ने अपनी बची हुई सेना को बचाने का प्रयास किया और पश्चिम की ओर बढ़ने की कोशिश की। उनका उद्देश्य ऐसी जगह पहुंचना था जहां वे अपनी सेना को फिर से संगठित कर सकें। लेकिन यूनियन सेना ने उनका पीछा जारी रखा और अंततः उन्हें घेर लिया। 9 अप्रैल 1865 को वर्जीनिया के एपोमेटॉक्स कोर्ट हाउस में रॉबर्ट ई ली ने यूलिसिस एस ग्रांट के सामने आत्मसमर्पण किया। यह अमेरिकी गृहयुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। ली के आत्मसमर्पण के साथ ही कॉन्फेडरेसी की मुख्य सैन्य शक्ति समाप्त हो गई। ग्रांट ने आत्मसमर्पण की शर्तों में उदारता दिखाई। उन्होंने दक्षिणी सैनिकों को अपने घर लौटने की अनुमति दी और उन्हें अपमानित करने के बजाय सम्मानजनक व्यवहार दिया। इससे युद्ध के बाद देश को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया में सहायता मिली। ग्रांट समझते थे कि लंबे समय तक चलने वाली शांति के लिए बदले की भावना के बजाय मेल मिलाप आवश्यक होगा। ली के आत्मसमर्पण के बाद भी कुछ स्थानों पर छोटी लड़ाइयां जारी रहीं, लेकिन कॉन्फेडरेसी अब प्रभावी रूप से समाप्त हो चुकी थी। धीरे धीरे अन्य दक्षिणी सेनाओं ने भी आत्मसमर्पण किया। मई 1865 तक अधिकांश सैन्य संघर्ष समाप्त हो गए और 4 वर्षों से चल रहा गृहयुद्ध समाप्ति की ओर पहुंच गया। युद्ध के अंत के समय सबसे बड़ा प्रश्न था कि अमेरिका को फिर से कैसे एकजुट किया जाए। दक्षिण पूरी तरह बदल चुका था। दास प्रथा, जो संघर्ष के मुख्य कारणों में से एक थी, अब समाप्त होने की दिशा में थी। लाखों पूर्व दासों को स्वतंत्रता मिली, लेकिन उनके सामने नए जीवन की अनेक कठिन चुनौतियां थीं। राष्ट्रपति लिंकन युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की एक ऐसी नीति चाहते थे जिसमें दक्षिणी राज्यों को जल्दी से संघ में वापस शामिल किया जा सके। उनका उद्देश्य बदला लेना नहीं, बल्कि देश को फिर से एकजुट करना था। वे चाहते थे कि अमेरिका भविष्य में स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आगे बढ़े। 11 अप्रैल 1865 को लिंकन ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने दक्षिणी राज्यों के पुनर्निर्माण और पूर्व दासों के अधिकारों के महत्व पर बात की। यह उनके जीवन के अंतिम सार्वजनिक भाषणों में से एक था। इस समय तक लिंकन राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के प्रतीक बन चुके थे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद देश को एक बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। 14 अप्रैल 1865 की रात लिंकन वॉशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में एक नाटक देखने गए थे। वहां जॉन विल्क्स बूथ नामक व्यक्ति ने उन पर हमला किया। बूथ दक्षिण समर्थक था और वह लिंकन की नीतियों का विरोध करता था। लिंकन को गोली मार दी गई और अगले दिन 15 अप्रैल 1865 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी हत्या ने पूरे अमेरिका को शोक में डुबो दिया। उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों के अनेक लोगों ने एक ऐसे नेता को खो दिया जिसने सबसे कठिन समय में देश का नेतृत्व किया था। लिंकन की मृत्यु का अमेरिका पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने युद्ध के दौरान संघ को टूटने से बचाया, दास प्रथा के अंत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया। उनकी मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने राष्ट्रपति पद संभाला और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी उनके सामने आई। लिंकन की हत्या ने युद्ध के बाद की राजनीति को जटिल बना दिया। अब यह प्रश्न और कठिन हो गया कि दक्षिणी राज्यों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए और पूर्व दासों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए। आने वाले वर्षों में पुनर्निर्माण काल में अमेरिका को कई राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अमेरिकी गृहयुद्ध का अंत एक विरोधाभास से भरा हुआ था। एक ओर देश ने अपनी एकता बचा ली थी और दास प्रथा के अंत की शुरुआत हो चुकी थी,
लेकिन दूसरी ओर राष्ट्र ने अपने सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक को खो दिया था। युद्ध की कीमत बहुत बड़ी थी, लेकिन इसके परिणामों ने अमेरिका के भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। 1865 का वर्ष अमेरिकी इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बना। युद्ध समाप्त हुआ, कॉन्फेडरेसी का अंत हुआ, दास प्रथा समाप्त होने की प्रक्रिया पूरी हुई और अब अमेरिका के सामने पुनर्निर्माण तथा समानता पर आधारित समाज बनाने की चुनौती थी। यही चुनौती आने वाले वर्षों के इतिहास को निर्धारित करने वाली थी। अब 10वें अध्याय में जानते हैं पुनर्निर्माण काल 1865 से 1877। तो अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक टूटे हुए राष्ट्र को फिर से एकजुट करना और दक्षिणी राज्यों को वापस संघ में शामिल करना। 1865 में युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन युद्ध से उत्पन्न समस्याएं अभी भी बनी हुई थीं। दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। लाखों पूर्व दासों को स्वतंत्रता तो मिल गई थी, लेकिन उनके सामने जीवन, रोजगार, शिक्षा और अधिकारों से जुड़ी अनेक कठिनाइयां थीं। इसी अवधि को अमेरिकी इतिहास में पुनर्निर्माण काल कहा जाता है, जो लगभग 1865 से 1877 तक चला। युद्ध के बाद राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या हो चुकी थी। उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन राष्ट्रपति बने। जॉनसन दक्षिणी राज्य टेनेसी से थे और उनका विचार था कि दक्षिणी राज्यों को जल्दी से संघ में वापस शामिल कर लिया जाना चाहिए। वे चाहते थे कि दक्षिण के नेताओं को सीमित दंड दिया जाए और राज्य जल्द ही अपनी सरकारें स्थापित करें। 1865 में जॉनसन ने पुनर्निर्माण की अपनी नीति लागू की। उन्होंने दक्षिणी राज्यों को संघ में लौटने के लिए कुछ शर्तें रखीं। इनमें संघ के प्रति निष्ठा की शपथ लेना और दास प्रथा को समाप्त करने की स्वीकृति शामिल थी। दक्षिणी राज्यों ने नए कानून बनाए, लेकिन कई जगहों पर पूर्व दासों के अधिकारों को सीमित करने के प्रयास किए गए। दक्षिण में बनाए गए इन कानूनों को ब्लैक कोड्स कहा गया। इनका उद्देश्य पूर्व दासों की स्वतंत्रता को सीमित करना था। इन कानूनों के तहत अश्वेत लोगों के रोजगार, आवागमन और सामाजिक अधिकारों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया। उत्तर के कई नेताओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे दास प्रथा जैसी पुरानी व्यवस्था नए रूप में जारी रहेगी। इस स्थिति के कारण कांग्रेस और राष्ट्रपति जॉनसन के बीच मतभेद बढ़ गए। कांग्रेस में रिपब्लिकन नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा था। वे चाहते थे कि पुनर्निर्माण केवल दक्षिणी राज्यों को वापस शामिल करने तक सीमित न रहे, बल्कि पूर्व दासों को वास्तविक नागरिक अधिकार भी दिए जाएं। 1866 में कांग्रेस ने नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिकी लोगों को कानूनी अधिकार प्रदान करना था। इसके बाद 1868 में संविधान का 14वां संशोधन पारित किया गया, जिसने अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया और कानून के सामने समान सुरक्षा का सिद्धांत स्थापित किया। पुनर्निर्माण काल का एक महत्वपूर्ण कदम 1867 के पुनर्निर्माण अधिनियम थे। इन कानूनों के तहत दक्षिणी राज्यों को सैन्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया और उन्हें संघ में पूरी तरह वापस आने के लिए नए संविधान बनाने तथा अश्वेत पुरुषों को मतदान का अधिकार देने की शर्त रखी गई। यह अवधि रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता दक्षिण में बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव चाहते थे। इस समय अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। पहली बार लाखों पूर्व दासों को स्वतंत्र नागरिक के रूप में अधिकार मिलने लगे। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, संपत्ति रखने और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर मिलने लगे। कई अश्वेत नागरिक स्थानीय और राष्ट्रीय राजनीति में शामिल हुए और कुछ लोग सरकारी पदों तक पहुंचे। शिक्षा पुनर्निर्माण काल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। पूर्व दासों और उनके बच्चों के लिए स्कूल खोले गए। कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने शिक्षा के विस्तार में योगदान दिया। शिक्षा को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन माना गया। हालांकि पुनर्निर्माण का दौर आसान नहीं था। दक्षिण में कई श्वेत समूह इन बदलावों का विरोध कर रहे थे। उन्होंने अश्वेत लोगों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का विरोध किया। इसी समय कुछ हिंसक संगठनों का उदय हुआ, जिन्होंने डर और हिंसा के माध्यम से अश्वेत नागरिकों तथा उनके समर्थकों को प्रभावित करने का प्रयास किया। सरकार ने इन हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाए। 1870 और 1871 में ऐसे कानून बनाए गए जिनका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और हिंसक संगठनों के खिलाफ
कार्रवाई करना था। संघीय सरकार ने कुछ क्षेत्रों में सैन्य सहायता भी प्रदान की। पुनर्निर्माण काल में दक्षिण की अर्थव्यवस्था को भी फिर से खड़ा करने का प्रयास किया गया। युद्ध के कारण खेत, रेलमार्ग और उद्योग नष्ट हो चुके थे। कृषि व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव आया, क्योंकि अब दास श्रम उपलब्ध नहीं था। कई पूर्व दास खेती से जुड़े रहे, लेकिन उन्हें अक्सर आर्थिक निर्भरता और गरीबी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर शेयर क्रॉपिंग व्यवस्था विकसित हुई। इसमें किसान जमीन के मालिकों के खेतों पर काम करते थे और बदले में फसल का एक हिस्सा प्राप्त करते थे। यह व्यवस्था कुछ लोगों के लिए रोजगार का साधन बनी, लेकिन कई पूर्व दास आर्थिक रूप से कर्ज और निर्भरता के चक्र में फंस गए। राजनीतिक स्तर पर भी पुनर्निर्माण एक संघर्ष का समय था। एंड्रयू जॉनसन और कांग्रेस के रिपब्लिकन नेताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि 1868 में जॉनसन के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि वे पद से हटाए नहीं गए, लेकिन इस घटना ने दिखाया कि पुनर्निर्माण की नीति को लेकर देश कितना विभाजित था। 1869 के बाद राष्ट्रपति यूलिसिस एस ग्रांट के कार्यकाल में संघीय सरकार ने नागरिक अधिकारों की रक्षा के प्रयास जारी रखे, लेकिन समय के साथ उत्तर में पुनर्निर्माण के प्रति राजनीतिक रुचि कम होने लगी। आर्थिक समस्याओं और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों के कारण दक्षिण में संघीय हस्तक्षेप धीरे धीरे घटने लगा। 1877 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद हुए राजनीतिक समझौते के परिणाम स्वरूप दक्षिणी राज्यों से संघीय सैनिकों को हटा लिया गया। इसके साथ ही पुनर्निर्माण काल का अंत माना जाता है। इसके बाद दक्षिण में कई स्थानों पर ऐसी नीतियां लागू हुईं जिन्होंने लंबे समय तक अश्वेत नागरिकों के अधिकारों को सीमित रखा। पुनर्निर्माण काल अमेरिकी इतिहास का जटिल और महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अवधि में संविधान में बड़े बदलाव हुए और नागरिकता तथा समान अधिकारों के सिद्धांत मजबूत हुए। पहली बार अफ्रीकी अमेरिकी लोगों को कानूनी रूप से स्वतंत्र नागरिक के रूप में पहचान मिली। हालांकि पुनर्निर्माण अपने सभी उद्देश्यों को पूरी तरह पूरा नहीं कर सका। नस्लीय भेदभाव, आर्थिक असमानता और सामाजिक संघर्ष लंबे समय तक बने रहे। फिर भी इस काल ने भविष्य के नागरिक अधिकार आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। 1865 से 1877 तक का पुनर्निर्माण काल यह दिखाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी किसी राष्ट्र को न्याय, समानता और एकता स्थापित करने के लिए लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ता है। अमेरिकी गृहयुद्ध ने दास प्रथा को समाप्त करने का मार्ग खोला और पुनर्निर्माण काल ने यह तय करने का प्रयास किया कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समाज में कैसे लागू किया जाए। अब 11वें अध्याय में जानते हैं अमेरिकी समाज और विश्व पर गृह युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा। तो अमेरिकी गृह युद्ध का प्रभाव केवल 4 वर्षों तक सीमित नहीं रहा। 1861 से 1865 तक चले इस संघर्ष ने अमेरिका के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को पूरी तरह बदल दिया। युद्ध के बाद अमेरिका एक ऐसे नए दौर में प्रवेश कर गया जिसमें राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार और औद्योगिक विकास जैसे विषयों का महत्व बढ़ गया। इस युद्ध ने न केवल अमेरिका के भविष्य को प्रभावित किया, बल्कि विश्व इतिहास में भी इसके दूरगामी परिणाम दिखाई दिए। गृह युद्ध का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव दास प्रथा का अंत था। युद्ध से पहले लाखों अफ्रीकी मूल के लोग दासता में जीवन जी रहे थे। युद्ध के दौरान मुक्ति घोषणा और बाद में संविधान के 13वें संशोधन के माध्यम से दास प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। यह अमेरिकी इतिहास में एक महान परिवर्तन था, क्योंकि पहली बार सभी लोगों की स्वतंत्रता के सिद्धांत को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। दास प्रथा के अंत के बाद पूर्व दासों के सामने नई चुनौतियां आईं। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बावजूद उन्हें शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करना पड़ा। पुनर्निर्माण काल में कुछ अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन भेदभाव और असमानता की समस्याएं लंबे समय तक बनी रहीं। फिर भी गृह युद्ध ने भविष्य के नागरिक अधिकार आंदोलनों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। अमेरिकी समाज में एक अन्य बड़ा परिवर्तन यह था कि राष्ट्रीय पहचान पहले से अधिक मजबूत हुई। युद्ध से पहले कई लोग अपने राज्य को राष्ट्र से अधिक महत्व देते थे। दक्षिणी राज्यों में राज्यों के अधिकारों की भावना बहुत मजबूत थी। युद्ध के बाद यह विचार मजबूत हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक अविभाज्य राष्ट्र है और संघीय सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजनीतिक क्षेत्र में भी गृह युद्ध के गहरे प्रभाव पड़े। संघीय सरकार की शक्ति बढ़ गई।
युद्ध से पहले राज्यों और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर विवाद था, लेकिन संघ की जीत के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय सरकार सर्वोच्च होगी। संविधान में किए गए संशोधनों ने नागरिकता और समान अधिकारों के सिद्धांत को मजबूत किया। 13वां संशोधन, जिसने दास प्रथा समाप्त की, अमेरिकी इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद 14वें संशोधन ने नागरिकता और कानून के सामने समान सुरक्षा का सिद्धांत स्थापित किया। 15वें संशोधन ने अश्वेत पुरुषों को मतदान का अधिकार प्रदान किया। ये संशोधन अमेरिकी लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण कदम थे। आर्थिक क्षेत्र में भी गृह युद्ध ने बड़े बदलाव किए। युद्ध के दौरान उत्तर के उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। हथियार, कपड़े, मशीनें और अन्य सैन्य सामग्री बनाने के लिए कारखानों का विस्तार हुआ। युद्ध के बाद यही औद्योगिक शक्ति अमेरिका के तेज आर्थिक विकास का आधार बनी। दूसरी ओर दक्षिण की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। युद्ध के दौरान खेत, रेलमार्ग और उद्योग नष्ट हो गए थे। कपास आधारित अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और दक्षिण को लंबे समय तक पुनर्निर्माण करना पड़ा। दास श्रम समाप्त होने के कारण कृषि व्यवस्था में भी बदलाव आया। गृह युद्ध के बाद अमेरिका में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ा। रेल मार्गों का विस्तार हुआ, नए उद्योग स्थापित हुए और व्यापार में वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अमेरिका दुनिया की प्रमुख औद्योगिक शक्तियों में शामिल होने लगा। युद्ध के दौरान विकसित तकनीक और संगठन क्षमता ने इस विकास में योगदान दिया। सैन्य क्षेत्र में भी गृह युद्ध ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। यह युद्ध आधुनिक युद्ध प्रणाली की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इसमें रेलवे, टेलीग्राफ, आधुनिक हथियारों और बड़े पैमाने पर संगठित सेनाओं का उपयोग हुआ। युद्ध ने यह दिखाया कि भविष्य के संघर्ष केवल सैनिकों की संख्या पर नहीं, बल्कि तकनीक, उद्योग और संसाधनों पर भी निर्भर होंगे। गृह युद्ध का प्रभाव अमेरिकी राजनीति में भी लंबे समय तक रहा। युद्ध के बाद रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत भूमिका निभाई। संघ की रक्षा और दास प्रथा के अंत के कारण यह पार्टी लंबे समय तक प्रभावशाली रही। दूसरी ओर दक्षिण में राजनीतिक बदलावों के कारण नई चुनौतियां उत्पन्न हुईं। शिक्षा और सामाजिक संस्थाओं पर भी युद्ध का प्रभाव पड़ा। पूर्व दासों और उनके बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ने लगे। कई स्कूल और संस्थाएं स्थापित की गईं। शिक्षा को स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाने लगा। महिलाओं की भूमिका में भी परिवर्तन आया। युद्ध के दौरान महिलाओं ने अस्पतालों में नर्स के रूप में कार्य किया, सैनिकों की सहायता की और आर्थिक गतिविधियों में भाग लिया। इससे समाज में महिलाओं की क्षमता और भूमिका के बारे में नई सोच विकसित हुई। हालांकि उन्हें तुरंत राजनीतिक अधिकार नहीं मिले, लेकिन भविष्य के महिला अधिकार आंदोलनों के लिए यह अनुभव महत्वपूर्ण साबित हुआ। अमेरिकी गृह युद्ध का प्रभाव विश्व स्तर पर भी पड़ा। दुनिया के कई देशों ने इस युद्ध को ध्यान से देखा, क्योंकि अमेरिका उस समय एक तेजी से विकसित होता हुआ राष्ट्र था। दास प्रथा के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के विचारों को बल दिया। यूरोप के कई देशों में भी दास प्रथा को समाप्त करने के आंदोलन पहले से चल रहे थे। अमेरिका में दास प्रथा का अंत इन वैश्विक प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना। इसने यह संदेश दिया कि आर्थिक हितों के आधार पर किसी मानव समूह को स्थायी रूप से अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। गृह युद्ध ने अमेरिकी साहित्य और संस्कृति को भी प्रभावित किया। युद्ध की यादें, सैनिकों के अनुभव और स्वतंत्रता के विचार लंबे समय तक लेखकों और कलाकारों के विषय बने रहे। युद्ध की घटनाओं ने राष्ट्रीय स्मृति में एक विशेष स्थान बना लिया। हालांकि युद्ध के परिणाम सकारात्मक परिवर्तनों से जुड़े थे, लेकिन इसकी मानवीय कीमत बहुत बड़ी थी। लाखों लोग मारे गए या घायल हुए। अनेक परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया। युद्ध ने यह भी दिखाया कि राजनीतिक मतभेद यदि समझौते से हल न किए जाएं, तो वे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध ने अमेरिका को बदल दिया। इसने देश की एकता को मजबूत किया, दास प्रथा का अंत किया और नागरिक अधिकारों के विकास की शुरुआत की। साथ ही इसने औद्योगिक विकास और आधुनिक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को तेज किया। इस युद्ध की विरासत आज भी अमेरिकी समाज और राजनीति में दिखाई देती है। स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों से जुड़े कई आधुनिक विचारों की जड़ें इसी संघर्ष में मिलती हैं। अमेरिकी गृह युद्ध केवल अतीत की एक घटना नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा मोड़ था जिसने अमेरिका के भविष्य को नई दिशा दी। अब आखिरी और 12वें अध्याय में जानते हैं ऐतिहासिक मूल्यांकन और विरासत। तो दोस्तों,
अमेरिकी गृह युद्ध अमेरिकी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। 1861 से 1865 तक चले इस संघर्ष ने केवल एक राजनीतिक विवाद का समाधान नहीं किया, बल्कि अमेरिका के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्वरूप को भी बदल दिया। यह युद्ध इस प्रश्न का उत्तर खोजने का संघर्ष था कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस प्रकार का राष्ट्र बनेगा। एक ऐसा राष्ट्र जो स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित होगा, या ऐसा राष्ट्र जिसमें दास प्रथा जैसी व्यवस्था बनी रहेगी। गृह युद्ध की शुरुआत कई दशकों से चले आ रहे मतभेदों के कारण हुई थी। दास प्रथा इसका सबसे प्रमुख कारण थी, लेकिन इसके साथ राज्यों के अधिकार, संघीय सरकार की शक्ति, आर्थिक हित और राजनीतिक प्रभाव जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए थे। उत्तर और दक्षिण के बीच बढ़ते मतभेदों ने अंततः देश को युद्ध की स्थिति में पहुंचा दिया। युद्ध के परिणामों का सबसे बड़ा प्रभाव दास प्रथा के अंत के रूप में सामने आया। सदियों से चले आ रहे दासत्व की व्यवस्था को समाप्त करना अमेरिकी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था। लाखों अफ्रीकी मूल के लोगों को कानूनी स्वतंत्रता मिली। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी उन्हें समानता और सामाजिक न्याय के लिए लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ा। लेकिन गृह युद्ध ने उनके अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत की। संघ की विजय ने यह भी स्थापित किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक अविभाज्य राष्ट्र है। युद्ध से पहले यह प्रश्न गंभीर था कि क्या कोई राज्य अपनी इच्छा से संघ से अलग हो सकता है। दक्षिणी राज्यों की हार के बाद यह सिद्धांत मजबूत हुआ कि राष्ट्रीय एकता सर्वोच्च है और संघीय सरकार की शक्ति पूरे देश में लागू होती है। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की भूमिका इस पूरे संघर्ष में ऐतिहासिक रही। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में देश का नेतृत्व किया और संघ को टूटने से बचाया। उन्होंने युद्ध को केवल राजनीतिक संघर्ष के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सिद्धांतों की रक्षा का प्रयास माना। उनकी मुक्ति घोषणा ने युद्ध के उद्देश्य को बदल दिया और दास प्रथा के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। लिंकन की हत्या ने देश को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उनकी विरासत अमेरिकी इतिहास में अमर हो गई। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने संकट के समय राष्ट्र को एकजुट रखा और स्वतंत्रता के आदर्शों को मजबूत किया। गृह युद्ध के बाद पुनर्निर्माण काल शुरू हुआ। इसका उद्देश्य दक्षिणी राज्यों को फिर से संघ में शामिल करना और पूर्व दासों को नागरिक अधिकार प्रदान करना था। इस अवधि में संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिनसे नागरिकता, समान सुरक्षा और मतदान के अधिकारों को मजबूती मिली। हालांकि पुनर्निर्माण पूरी तरह सफल नहीं रहा। दक्षिण में नस्लीय भेदभाव और सामाजिक असमानता लंबे समय तक बनी रही। कई स्थानों पर अश्वेत नागरिकों के अधिकारों को सीमित करने के प्रयास हुए। इसके बावजूद पुनर्निर्माण काल ने भविष्य के नागरिक अधिकार आंदोलनों के लिए कानूनी और राजनीतिक आधार तैयार किया। आर्थिक दृष्टि से गृहयुद्ध ने अमेरिका की दिशा बदल दी। दक्षिण की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ, जबकि उत्तर के उद्योगों को बढ़ावा मिला। युद्ध के बाद अमेरिका में औद्योगिक विकास तेज हुआ। रेल मार्गों का विस्तार, बड़े उद्योगों का निर्माण और व्यापार की वृद्धि ने अमेरिका को आने वाले दशकों में विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में शामिल करने में सहायता की। सैन्य इतिहास में भी गृह युद्ध का विशेष महत्व है। इस युद्ध में आधुनिक युद्ध की कई विशेषताएं दिखाई दी। रेलवे, टेलीग्राफ, औद्योगिक उत्पादन और बड़े पैमाने पर संगठित सेनाओं का उपयोग किया गया। इसने भविष्य के युद्धों की रणनीतियों को प्रभावित किया। गृह युद्ध की विरासत केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रही। दास प्रथा के अंत ने दुनिया भर में मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के आंदोलनों को प्रेरणा दी। इस संघर्ष ने यह विचार मजबूत किया कि किसी भी समाज की स्थायी प्रगति समानता और न्याय के बिना संभव नहीं है। अमेरिकी गृह युद्ध का अध्ययन आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि लोकतांत्रिक समाजों में गंभीर मतभेद किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं और उनके समाधान के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी आवश्यक होती है। यह युद्ध यह भी सिखाता है कि आर्थिक हित और नैतिक मूल्यों के बीच संघर्ष होने पर समाज को कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। इस युद्ध की स्मृति अमेरिकी संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है। स्मारक, संग्रहालय, साहित्य और इतिहास की पुस्तकों में इसकी घटनाओं को संरक्षित किया गया है। गेटिसबर्ग, फोर्ट समटर और एपोमेटॉक्स जैसे स्थान आज भी उस संघर्ष की याद दिलाते हैं जिसने अमेरिका का भविष्य बदल दिया। गृह युद्ध के बाद अमेरिका ने एक नए राष्ट्रीय विचार को विकसित किया।
अब स्वतंत्रता और समानता केवल आदर्श शब्द नहीं रहे, बल्कि संविधान और कानून के माध्यम से उन्हें मजबूत करने का प्रयास किया गया। हालांकि इन आदर्शों को पूरी तरह लागू करने में कई पीढ़ियां लगीं, लेकिन 1861 से 1865 का संघर्ष इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अमेरिकी गृह युद्ध की सबसे बड़ी विरासत यह है कि इसने राष्ट्र की पहचान को पुनः परिभाषित किया। युद्ध से पहले अमेरिका एक ऐसा देश था जिसमें स्वतंत्रता के आदर्श और दास प्रथा की वास्तविकता एक साथ मौजूद थी। युद्ध के बाद देश ने धीरे धीरे समानता और नागरिक अधिकारों की ओर बढ़ने का मार्ग चुना। अंततः अमेरिकी गृह युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था। यह स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीय एकता और मानव अधिकारों के भविष्य का संघर्ष था। इसकी कीमत बहुत बड़ी थी, लेकिन इसके परिणामों ने अमेरिका के इतिहास को नई दिशा दी। इस युद्ध ने यह प्रमाणित किया कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी आर्थिक या सैन्य क्षमता में नहीं, बल्कि उसके मूल सिद्धांतों और उन्हें लागू करने की इच्छा में होती है। 1865 में समाप्त हुआ यह संघर्ष आज भी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में गिना जाता है। इसकी घटनाएं हमें बताती हैं कि स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों की रक्षा के लिए समाजों को कभी-कभी कठिन संघर्षों से गुजरना पड़ता है। अमेरिकी गृह युद्ध की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण बनी हुई है। तो दोस्तों, अंत में आशा करता हूं कि आपको यह आई बुक पसंद आई होंगी और आपको कुछ न कुछ प्रेरणा, जानकारी और सीख मिली होंगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।